किस किसके लिए? हाँ, वो रायपुर से संचालित होगा ऑनलाइन। और ज़बरदस्त क्लास है। हाँ, टॉपर है 2 बार के फिजिक्स लेक्चरर के, कंटिन्यूस 2 बार ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी टॉप 5 में रैंक आया है। और खुशकिस्मती है कि वो 10 तारीख चालू हो जाएगा, 10 को सेमिनार। हाँ, ऑनलाइन। ऑफलाइन रायपुर से, रायपुर में ऑफलाइन मिलेगा। उससे पढ़ लिए मतलब गंगा नहा लिए। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 साल से अनुभव है। और करेंटली वो गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, हाँ। 3 बार टॉप करना, 12वीं भी टॉपर है, सोच लो। 45 टॉपर है वो, हाँ। पढ़ाने के स्किल बहुत खतरनाक है उनका। तो ऐसे लोगों से पढ़ो। फिजिक्स है ना, मैं बार बार रिकमेंडेड करूंगा। केमिस्ट्री भी वैसी शुरू हो रहा है। टॉपर 3 टाइम्स पीएचडी होल्डर डॉक्टर वी के साहू सर, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर में सीजीपीएससी में फर्स्ट रैंक, रिसेंट जो 2019 हुआ था। हाँ। तो ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान रखेंगे। संस्कृत भी वैसे ही है ना। टॉपर है वो। कहाँ? आईआईटी, है ना, बीएचयू वाराणसी, जिनका 12वीं से लेकर पूरा, क्या क्या बोलना चाहिए, एमए संस्कृत पूरा वहीं हुआ है। भारत का सबसे बड़ा संस्थान है संस्कृत का। आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू जहाँ सुने हो नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एकमात्र, तो वहाँ से पढ़े हैं। ताबड़तोड़ पढ़ाई चल रही है उसकी। तो अच्छे से पढ़ोगे अच्छे टीचर के साथ तो पढ़ने में मज़ा आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। सर जी स्पेशल साइंस क्लास चाहिए वर्ग 2 के लिए, परीक्षा से और शुरू हो जाएगा। मंडली उप निरीक्षक का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो अब 14 को समाप्त होने वाले हैं। उसके बाद फिर धाएँ धाएँ साएँ साएँ जो है इधर जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कुछ पढ़े हुए चीज़ों का असेसमेंट होगा आज। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं। इसके बाद जो है आप लोग बेसिक से एडवांस क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जैसे कि जे के एल एम वाला आज का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, कूट कथन कारक वाला। पर एकदम बेसिक से शुरू करना है। 3 आप लोगों को मैंने थ्योरी बताया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास का, जेरोम ब्रूनर का, जीन पियाजे का, और लास्ट जो चला है किसका चल रहा है बताओ, लेव वाइगोट्स्की का। रिविजन करके आए हो आप लोग? ऑनलाइन वाले बताएंगे रिविजन करके आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन अब दागे। एकदम सरल सरल सवाल है। कोशिश करना कि पूरा पूरा सही हो, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 23 क्वेश्चन है। कोशिश करना 20 सही होना चाहिए। बन जाएगा। क्या नाम लिखते हैं आप? ऐसा हो, और आ चुके हो क्या? नहीं। हाँ, आपके नाम से बहुत लोग हैं ना। छाया है ना। आप लोग क्या नाम है बताओ? भुवनेश्वरी साहू, आपका नाम क्या है? सरनेम? ये दे, यही दिक्कत है। अभी लकी ड्रा हुआ था, पूरा साहू साहू आ गए। फिर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि सर आप जो है अपने ही कास्ट वाले को दे रहे हो लकी ड्रा में लाभ। भाई मैं क्या करूं कि हम अभ्यर्थी साहू ज्यादा है कि नहीं? चल बढ़िया। अब इसमें कोई वो नहीं भाई, है ना। सवाल पहला है, चलो। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? एकदम सरल सवाल है ना। इसके बाद एडवांस एडवांस वाला आऊंगा। कल जो शनिवार को जो एमसीक्यू लूंगा एडवांस वाला। नमस्कार। एक भी गलत हुआ तो देख लो भाई, आप लोग रिविजन नहीं करके आए हो। और साहू लोग टॉप भी कर रहे हैं हर परीक्षा में। सीजीपीएससी फर्स्ट रैंक देवेश साहू, अभी महिला बाल अधीक्षक सीजीपीएससी साहू छह चंद्र, क्या, हाँ। एडीओ में टॉप किया वो भी साहू है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, और क्या बोलोगे। चलो। आप लोग क्या बोल रहे हो? एकदम गलत होगा बिंदास खुश खुश होकर बताना है ना, डरना नहीं है। पर दिमाग लगाना थोड़ा सा, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन व्यक्ति थे? ट्राई करो, गलत होगा तो। क्या बोल रहे हो, सही जवाब? जीन प्याजे और ब्रूनर, वाइगोट्स्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पेयरमैन, जीन प्याजे और, जोड़ी में है ये, जैव विरुद्ध जोड़ी में। हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। ऑप्शन ठीक है, ऑनलाइन वालों का तो मैंने देख लिया।
चलिए, और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीन पियाजे और वाइगोट्स्की। ठीक है, जीन पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों जो है समकालिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड वाले थे और आपका जो है वाइगोट्स्की रूस वाले थे। दोनों लगभग आपका 19वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक थे। तो बच्चों के सीखने के तरीके पर ध्यान रखना, बच्चे कैसे सीखते हैं उसके तरीकों को लेकर जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है योग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, या फिर व्यक्तिगत विकास। शब्दों को समझिए, संज्ञानात्मक विकास पढ़ा चुका हूं और आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद जो मैं एमसीक्यू लूंगा वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, शिक्षक भर्ती वाला। ठीक है, आज एकदम बेसिक है। क्या लग रहा है आप लोग को? ध्यान दीजिए यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास इसको लेकर योग्यता का विकास है कि बच्चे का विकास है कि शारीरिक कौशल का विकास है कि व्यक्तिगत विकास है? कई लोग को तो तीन ऑप्शन सही लग रहा होगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योग्यता का विकास। ध्यान दीजिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? योग्यता का विकास। अब ये योग्यता, संज्ञानात्मक विकास में योग्यता, संज्ञानात्मक कई सारी योग्यताएं शामिल है, शारीरिक, मानसिक, है ना, दुनिया भर का, खासकर मानसिकता से ज्यादा संबंधित है, बौद्धिक विकास से ज्यादा संबंधित। तो याद रखना, योग्यता का विकास इसका अर्थ है। शारीरिक कौशल का विकास तो बिल्कुल कतई नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत विकास अगर बोला जाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना, कहीं वो डिफाइन नहीं कर रहा है। बच्चे का विकास ठीक है, लेकिन एकदम डायरेक्ट वो सही पॉइंट पर नहीं बोल रहा। बच्चे के पास हो सकता है सही ऑप्शन, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन क्या है? योग्यता का विकास। तो देखो यहाँ पर कई लोगों को ये भी सही लग रहा होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही लग रहा होगा, कई लोगों को डी भी सही लग रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत विकास। क्लियर हुआ? इसे आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। संज्ञान मतलब होता है किसी चीज के बारे में छानबीन करना, तहकीकात करना, उसके तह तक पहुंचकर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना कि ये क्यों, कैसे, किस लिए हुआ है। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल जान गए ना, उसमें क्या करते हैं, कोई घटना घटती है तो उसके पूरे तह तक जाकर मेन वहां तक पहुंच ही जाते हैं। संज्ञानात्मक है वो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? जीन पियाजे को लेकर ये क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया? मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और मूल्यांकन अनुसंधान। क्या हो सकता है बताइए, ट्राई करिए। बिल्कुल सर, व्याख्याता का बैच लेना तो मिल सकता है, बिल्कुल अवेलेबल है। क्या लग रहा है आप लोग को? आया मैडम भुवनेश्वरी? चलिए, और यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिया है जीन पियाजे ने मानव विकास का, वो कौन से विकास के आधार पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलिक अनुसंधान। ध्यान नोट करके लिख लेंगे इसको,
थ्योरी मैंने लिखा दिया है, उस थ्योरी में ऐड कर लेंगे कि जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत मौलिक अनुसंधान के आधार पर दिया। मौलिक मतलब एकदम मूलभूत, बेसिक, एकदम कॉन्सेप्चुअली करेक्ट, उसको बोलते हैं मौलिक अनुसंधान। अपने ही बेटे पर जानते हो 30 साल तक रिसर्च किए थे, अपने ही बेटा बेटी पर, मायने रखता है 30 साल तक। आप लोग 1-2 साल बाद थर्रा जाओगे, अरे बाप रे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं 30 साल तक रिसर्च किए। स्पष्ट हुआ? तो मौलिक अनुसंधान। ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किनके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक एरिक्सन, स्किनर, बीएफ और जीन पियाजे। बताओ, ट्राई करो। कोशिश करिए। क्या होगा? तो बच्चों के बौद्धिक विकास के, ध्यान दीजिए यहां पर कौन से विकास की बात हो रही है? बौद्धिक विकास के 4 स्तर। बौद्धिक विकास के 4 स्तर बताने वाले कौन? ऑप्शन है ये, देख लो भाई, 4 लोग, प्याजी, स्किनर, एरिक्सन, कोहलबर्ग। ट्राई करिए, क्या होगा बताओ। छाया मैडम, भुवनेश्वरी मैडम, है ना? करेक्ट ऑप्शन डी। अब आप लोग मुझे फिर से रिकॉल करके बताएंगे वो 4 अवस्था कौन कौन सा है जीन पियाजे का। मैं आयु सीमा लिख दे रहा हूं। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15। चलो चारों स्तरों का नाम आप लोग बताओ। पहला क्या था? संवेदीय या इंद्रिय, संवेदी या फिर इंद्रिय पेशी अवस्था या गामक अवस्था। दूसरा क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और 7 से 11 क्या था? मूर्त, ठीक है, या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट, ठीक है। और अंतिम क्या था? औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये सारी अवस्था कौन से विकास संबंधित? शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, न न न न, कौन सा विकास? बौद्धिक विकास। स्पष्ट है? आपको ध्यान रखना, बौद्धिक विकास, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक न, इससे बौद्धिक विकास। स्पष्ट हुआ? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरल सरल सवाल आपसे पूछा जा रहा है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? ऑप्शन है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होता है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न या छोटी होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। क्या हो सकता है इसमें जवाब? प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, मस्त सवाल है। ट्राई करिए, क्या हो सकता है। क्वेश्चन 5, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोगों के लिए सूचना है, टेस्ट सीरीज इस महीने से चालू हो रहा है। मैंने निर्देश जारी कर दिया है, ठीक है। इस महीने आप लोग को टेस्ट दिलाना है अनिवार्य रूप से, चाहे आप लोग ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले, टेस्ट सभी को दिलाना है, ठीक है। मूल्यांकन अब शुरू हो जाएगा, सिलेबस आते रहेगा, जब आएगा तब हम अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उसका हम लोग टेस्ट लेंगे। चल जाएगा नहीं? चलिए अभ्यर्थीगण ट्राई करें, क्या हो सकता है। ऑनलाइन के प्रतिभागी लोगों का जो रुझान मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर ए और बी में चल रहा है मामला। ऑनलाइन के जब भी अभ्यर्थी कमेंट करेंगे, आप लोग क्या बोल रहे हैं बताओ? ऑप्शन, हाँ, तो यहाँ पर सही जवाब सी डी बिल्कुल नहीं है, नहीं ए नहीं है, क्या है? बी। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है।
किस रूप में? गुणात्मक रूप में। आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब कौन बोल रहे हैं? जीन प्याजे। कोई और बोलता है तो मात्रात्मक रूप से बोल देते, लेकिन जीन प्याजे ने जो है मात्रात्मक पे बात ही नहीं किया है, इस पे बात किया है गुणात्मक। क्योंकि बुद्धि जो चीज है ना, ये संज्ञानात्मक जो चीज है वो गुणों पर आधारित कहना चाहिए, मात्रा पर आधारित है क्या? नहीं। तो जीन प्याजे का जो सिद्धांत है, लिख लेना ब्रैकेट में, उनका जो सिद्धांत है किस आधार पर है? वो है वो गुणात्मक आधार पर। उनका जो आकलन है, मूल्यांकन है, रिसर्च जो हुआ है, गुणात्मक आधार पर हुआ है। स्पष्ट है? जीन प्याजे ने किस पर रिसर्च किया है? गुणात्मक आधार पर संज्ञानात्मक विकास को रिसर्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जीन प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कीमा, बी प्रतिमान, सी माइंड मैप मानसिक मैप, डी है मानसिक उपकरण। बताओ। टेस्ट सीरीज जो लोग परचेस कर चुके हैं उसी में मिलेगा, जो लोग नहीं किए हैं कर लेंगे अलग से। ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका। मैंने आप लोगों को दो चीज बताया था, स्कीम और स्कीमा। स्कीम मतलब याद है क्या होता है? दो शब्द है, स्कीम और स्कीमा। क्या होता है स्कीम मतलब? बताओ। बताया था मैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको समझना चाहिए। हम्म। मैंने एक डिजाइन भी बताया था जब क्लास पढ़ाते थे, एक मुंडी बनाया था, तीर बनाया था, याद करो। ध्यान दीजिए यहाँ पर सही जवाब तो आप लोगों ने सभी ने सही बताया है, ऑप्शन ए ही होगा स्कीमा। एक शब्द होता है स्कीम, जिन प्याजे ने दोनों पे बात की है, स्कीम और स्कीमा। मान लो एक व्यक्ति है ना, अरे अजीब सा दिख रहा है ना, ये मान लो ये क्या है? इंसान है, बालक है। इसके मस्तिष्क में, ब्रेन में, ब्रेन का काम क्या होता है? बेसिकली डाटा को स्टोर करना, है ना, जानकारियों को संग्रहित करना, ज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से संग्रहित करना। तो आप जिस तरीके से ज्ञान को व्यवस्थित करते हो, जैसे आपके दिमाग में अब ABCD पूरे ध्यान में याद है ना, टेबल भी याद हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया है? इसके लिए आपने बहुत अभ्यास किया तब जाके वो याद हुआ है कि नहीं? मतलब जानकारियों को आपने क्या किया है? व्यवस्थित किया। अब कैसे व्यवस्थित किया? आपके गुरुजी ने सब पढ़ाए सिखाए होंगे, ले देखे ना सब चीजों को एक तरीका रहता है, जानते हो स्कूलों में हम जब प्रारंभिक स्कूलिंग जब होती है तो वहां पर ABCD को कैसे पढ़वाना है, कैसे याद करवाना है, उसके कई तरीके होते हैं। उन तरीकों से हम लोगों ने याद किया हुआ है और आने वाले पीढ़ी को भी हम वैसे ही याद कराते हैं। स्कूल में वही सब स्ट्रक्चर चलता है। तो जिस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से हमने दिमाग में स्टोर किया, वो क्या है? स्कीमा। अब उसका आप जब उपयोग करोगे वो क्या हो जाएगा? स्कीम। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कीम मतलब वो भी समझते हैं, सिंपल वो योजना योजना कुछ, फलाना स्कीम है जी, फलाना स्कीम। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कई योजनाएं बनती है, सरकार की योजनाएं बनती हैं, जैसे कि अभी महतारी वंदन योजना है। महतारी वंदन योजना ये क्या है कि योजना है जिसको पहले बनाया गया नहीं बनाया गया, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह, शादीशुदा महिलाओं को क्या मिलेगा? प्रत्येक लोग को 1,000 रुपये दिया जाएगा मासिक रूप से। ये बना, अब उसको क्या किया गया? फिर बनाने के बाद योजना को क्या किया गया? धरातल पर उतारा गया, मतलब उसको एक्टिवेट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, तो वो क्या हो गया? स्कीम।
स्पष्ट है। तो स्कीमा और स्कीम याद रखना है। स्कीमा मतलब आपको ध्यान रखना है व्यवस्थित तरीके से उन चीज़ों का आप अपने अंदर, ठीक है, माइंड में उसको क्या करते हो, संग्रहित करते हो, फिर उन चीज़ों का आप जब प्रैक्टिकली उपयोग करते हो तो स्कीम कहलाता है। हो गया। तो इस स्कीमा को लेकर जो है खास, इसको मानसिक संरचना ही बोलते हैं या मनोवैज्ञानिक संरचना ही बोलते हैं। जी पियाजे ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, काम किया है। अगला सवाल है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया या वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, सुधारा जाता है, अपडेट किया जाता है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। ट्राई करिए, अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, ये अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है जिसमें प्रक्रिया या वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। अंडरलाइन करना ये वाला, संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। एक दो ऑप्शन आप लोगों को लगेगा सही। चलो अब यहां पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो अपने कॉपी में कि वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे समायोजन नहीं, दिमाग में ही आएगा समायोजन, क्योंकि समायोजन में थोड़ा हम कमोडेट या एडजस्ट करते हैं, चीजों को मॉडिफाई करते हैं, बिल्कुल यही लगेगा बेशक, लेकिन आप लोग को याद करके लिख डालना है कि जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे समायोजन नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, स्कीमा। और लगभग 90% लोग इसको गलत करके आते हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है एग्जाम में, टेट में खासकर। स्पष्ट है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है नोन एज स्कीमा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। सवाल अगला है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने में लगा हुआ है? अभिप्राय, व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। ये बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु ने अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर लिया है, संज्ञानात्मक कार्य में। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना है, जैसे क्राइम पेट्रोल देखते हो, सीआईडी देखते हो, तो उसमें अपराधी को पकड़ लेते हैं फाइनली, वो तो बहुत बड़े लेवल का रिसर्च है। आप लोग छोटा मोटा खेल खेलते हो लुका छिपी में, है ना, वो छुपे रहते इधर उधर, ढूंढ निकालते हो। किससे जुड़ा हुआ है? अभिप्राय, व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। कोशिश करिए, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जोरदार सवाल है। क्या लग रहा है छाया? सी। दिमाग व्यवहारिक रूप से जाएगा सी में, नो डाउट। और यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे इस बात को, ऑप्शन बी एग्जाम में 4 बार आ चुका है, ठीक है, सी टेट में। तो आपको ध्यान रखना है, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना ये किस बात का संकेत है? वस्तु स्थायित्व का। तो बात शिशुओं के लिए हो रही है, किसके लिए हो रही है? बच्चे के लिए हो रही है, ठीक है, बड़ों के लिए नहीं हो रही है, एक छोटे से बच्चे के लिए हो रही है। तो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना ये शिशु के जो है वस्तु स्थायित्व के
है ना, संदर्भ में है। हो गया। इसमें 90% लोग क्या लगाए हैं, ऑप्शन सी। ओके, तो ये हमारा सुधार हो गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सीआईडी बोल दिया, क्राइम, हाँ हाँ हाँ, एकदम सही वाले हैं। यस यस यस, एकदम एग्जैक्टली, मैं भी आपकी जगह यही सोचता। हाँ, एग्जाम्पल के हिसाब से, और लगता है हकीकत है ना, प्रैक्टिकली यही फील होता है। लेकिन बात जब शिशु की होती है ना, तो यहाँ पर ये चीजें वस्तु स्थायित्व को लेकर जीन पियाजे ने इस पे काम किया है, बताया है। अच्छा सवाल, इसलिए थोड़ा सा तो लग रहा है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चारों चरणों पे बात हुई है, और इसमें वस्तु स्थायित्व को लेकर बात हुई है। वस्तु स्थायित्व, हम्म। क्या हो सकता है बताइए? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? अच्छा सवाल है, ट्राई करो। वस्तु स्थायित्व का गुण, क्या लग रहा है बताइए? मैंने विशेषताओं में लिखवाया है बकायदा कि वस्तु स्थायित्व गुण फलाना चरण में पाया जाता है। संज्ञानात्मक विकास के फलाना चरण में वस्तु स्थायित्व गुण देखने को मिलता है। रीजन किए होगे तो याद होगा, और याद नहीं आ रहा है तो आपको फिर से रिवीजन करने की सख्त आवश्यकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, वस्तु स्थायित्व का गुण एक बच्चे के अंदर किस चरण में आता है, तो आपको याद है ऑप्शन सी, संवेदी या इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। यानी कि ये कौन सा चरण है बताइए, कौन सा चरण है जी ये? प्रथम चरण है ना। 0 से 2 वर्ष के बीच में, 1-2 साल के अंदर बच्चों में वस्तु, हाँ ये वस्तु है। या शुरू के 1-2 महीने में तो उसको कुछ दिखता भी नहीं, सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, चीजें हिलती जुलती दिखती है ना, सब हिलते डुलते रहता है, तारा आसमान टाइप, पंखा टाइप से। बाद में धीरे धीरे हाँ ये वस्तु है ना। वस्तु स्थायित्व गुण, ध्यान रखेंगे, वस्तु स्थायित्व का गुण जो है इनके अनुसार, पियाजे के अनुसार पहले अवस्था में पाया जाता है। स्पष्ट हुआ? चलिए अगला सवाल, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खाली स्थान चरण में प्राप्त होता है। ये थोड़ा अलग तरीके से हम इसको पूछ रहे हैं आपसे, ट्राई करो क्या होगा। सुधार लेंगे बाबू, आपके दिमाग में अगर गलत चल रहा है तो। वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में आती है? 4 बार एग्जाम में आ चुका है अलग अलग तरीके से, और यहाँ पर भी इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, संवेदी गामक अवस्था। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लो, वस्तु स्थायित्व का गुण जो है बच्चे के भीतर पहले चरण में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को, है ना, संदर्भित करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। दूसरा चरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के ये बच्चे को विशेषित करता है? विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इसको मैंने बार बार बताया था, अंडरलाइन करेंगे इसमें। ऑप्शन से आपको पहचानना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमको पता है कि ये 2 से 7 वर्ष के बीच को कहा जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में
विलंबित अनुकरण, बहुत देर से किसी चीजों को ग्रहण करना। विचारों की अनुकृतता, मतलब मैंने बताया था मिट्टी के कुछ है या डंडा है, उसको मैंने ऐसे ऐसे किया तो उसका दिमाग को पढ़ नहीं पाया, रीड नहीं कर पाया। तुम बोला एक समान है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, नहीं अलग अलग ऐसे बोल दिया था, उदाहरण दिया था मैंने। वर्तुल प्रतिक्रियाएं और आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, कौन सा गुण जो है इससे संबंधित है? बहुत ही शानदार सवाल है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो जवाब आ रहा है दूसरा, और बिल्कुल ऑप्शन बी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता नहीं, अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबल। जैसे दो ये डंडा है ना, इसको मैं समान रख दूंगा ना तो बच्चा, हाँ एक समान है कि कौन सा छोटा बेटा कौन सा बड़ा है, नहीं पापा दोनों एक जैसा है। लेकिन मैंने उसको आड़ा तिरछा रख दिया, उसका दिमाग क्या हो गया, घूम गया। अरे आप बोले कौन सा छोटा बड़ा है, तो बोले ये छोटा ये बड़ा है, जबकि वो दोनों क्या है, एक समान है। मान लो मिट्टी के दो सेम क्वांटिटी के दो मिट्टी हैं, एक मिट्टी से मैंने गोला बना दिया, एक मिट्टी से मैंने क्या बना दिया, डमरू बना दिए। ठीक है, तो बच्चा क्या हड़बड़ा जाएगा, मतलब उसको खुद थोड़ा सा सफल कर दिए तो वो पहचान नहीं पाता है कि नहीं। बड़े होने पर ये चीज आप लोग ऑब्जर्व कर पाते कि ना भाई वही है, तो ध्यान रखने, उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणिता। तो विचारों की अनुत्क्रमणिता कौन से अवस्था की पहचान है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये समाप्त कब हो जाएगा, सेम अगले अवस्था में। अगले अवस्था में ये जो कमी है वो दूर हो जाती है उम्र के साथ। ठीक है, उम्र, जैसे आप लोग कई ठहरा डायग्राम देखते हो, दो ठो डायग्राम है, बताओ इन दोनों में कौन सा डिफरेंस है, अंतर पहचान लेते हो ना। कई सारी चीजों को लेकर ऐसा प्रॉब्लम भी आता है एक्सरसाइज, तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विचारों की अनुत्क्रमणिता जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, इसके बाद जो ये समाप्त हो जाती है, उत्क्रमणिता आ जाता है। जीपीएससी। अगला है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजना जो चल रही है उसमें आप लोग नई जानकारी को ऐड करोगे, उसे क्या कहा जाएगा? साम्य धारणा, आत्मसात्कीकरण, संगठन, समायोजन। 16 ठो कॉन्सेप्ट बताया हूँ जीन प्याजे में, तब जाके जीन प्याजे को पढ़ाया मैंने। 5 क्लास लिए है जीन प्याजे, 5-6 क्लास लिए जीन प्याजे पर ही, एक एक चीज को लिखवाया हूँ, एक एक चीज पढ़ाया हूँ। ट्राई करो। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑनलाइन ट्राई करें, क्या हो सकता है? बी और डी में चल रहा है मामला। आया आप लोग, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को कहा जाता है आत्म सात्मीकरण। ठीक, ध्यान रखेंगे, हम यहां पर जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, उसमें संशोधित नहीं कर रहे हैं, सीधे लाकर रख दे रहे हैं। पूर्व जानकारी तो है हमारे पास, पूर्व जानकारी को हम कोई भी मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो है जैसा ठीक है। नई जानकारी को क्या करते हैं, सीधा जोड़ रहे हैं हम लोग। इसमें कुछ संशोधन करके या इसमें कुछ संशोधन करके जोड़ रहे हैं क्या? नहीं। जब चीजों को पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान को बिल्कुल एज इट इज जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये आत्म सात्मीकरण। उसमें हमने कोई अपने पुराने विचार को कोई अलग नहीं किया, हमारे ध्यान में जो भी था वो नया का नया एज इट इज कॉपी पेस्ट मारा है हमने। क्या किया, सीधा कॉपी पेस्ट बिना मॉडिफाई के। तो बिल्कुल एज इट इज किसी चीज को आप अपनाओगे तो क्या हो जाता है, आत्म सात्मीकरण। लेकिन थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई किए रहते तो क्या हो जाता है, समायोजन। थोड़ा भी अगर इसमें मॉडिफाई करते, संशोधित करते, तो वो सात्मीकरण नहीं कहलाता, क्या कहलाता, समायोजन कहलाया। तो ये थोड़ा सा बारीकी था इसमें। चलिए सर, मेरा मावा मॉड्यूल में चयनित मावा मॉड्यूल में चयनित हुआ है सर, मुझे क्या करना चाहिए? मावा मॉड्यूल में चयनित हुआ है तो बढ़िया है, आपको निःशुल्क तैयारी करने का मौका मिलेगा। और मावा मॉड्यूल जो स्कीम चलाया जा रहा है, जो उसमें क्लासेस चलाई जा रही है जिस संस्था के द्वारा, उसके जो डायरेक्टर है वो मेरे परम मित्र में से एक है।
ठीक है, आशीष कुमेटी नाम है उनका, साथी है मेरे, है ना। उनके द्वारा कांकेर भानु प्रतापपुर यहाँ पर टेंडर लेके चलाया जा रहा है, तो आप लोग पढ़ सकते हो बिल्कुल। लेकिन शिक्षक भर्ती की अगर शानदार तैयारी करना है, रिजल्ट वाकई में लाना है, तो आप समझ सकते हो जहाँ जोड़ रहे वहीं से पढ़ो भैया, क्योंकि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, क्योंकि हमको वही हमारा जीने का आधार है रिजल्ट। बाकी वो गवर्नमेंट टेंडर में गवर्नमेंट वाला स्कीम रहता है। खैर चलो, तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आत्मसात्मीकरण। चलिए अगले सवाल के बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन है सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। चलो ट्राई करो, क्या होगा इसका सही जवाब? ट्राई करिए, बड़ा ही शानदार सवाल है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है। वो जो चार्ट मैंने बनवाया है ना चारों अवस्थाओं का, एकदम उसको ना जब तक दिमाग में पूरा सेट ना हो जाए तब तक बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि सवाल वहीं से आता है बार बार, थोड़ा भी उसमें हेर फेर नहीं करना है। कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। चलिए, अब यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरक्षित रखने की योग्यता। तो याद रखिएगा, जीन प्याजे का जो तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें प्रमुख विशेषताओं में से एक है सुरक्षित रखने की योग्यता, और ये सुरक्षित रखने की योग्यता का संबंध है संरक्षण के नियम से। संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसको मैंने क्लास में बताया है, थ्योरी में अच्छे से बताया है। संरक्षण का नियम, 3 नियम फॉलो होता है, ठीक है, जिसमें से कोई भी वस्तु जो है वो नष्ट नहीं होता। जिसे आप पढ़े हो ना, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल इसे एक रूप से, हाँ वही हिसाब है, वो है संरक्षण का नियम। तो सुरक्षित रखने की योग्यता ये मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। सब आए हुए सवाल हैं और इसी को जो है आगे कथन कारक के रूप में पूछा जाएगा। अगला सवाल, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्पित, परिकल्पित मतलब कल्पित मतलब कल्पना। और आप जब बात कल्पना की करते हैं तो कौन सा चरण आता है जब व्यक्ति बहुत सारी कल्पनाओं को करना सीख जाता है और कल्पना आधारित काम? ट्राई करो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था। ट्राई करो ऑप्शन। चलो, ऑनलाइन वाले ट्राई करेंगे, क्या हो सकते हैं? और यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब ए बी डी नहीं हो, क्या होगा? सी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तो ये परिकल्पित जो तर्क है, कल्पना की बातें हैं, अमूर्त चिंतन की जो बातें हैं, ये अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में होता है? अमूर्त चिंतन कल्पना अंतिम और चौथी अवस्था, 11 से 15 बोल सकते हो, या 11 से 18 तक, या खैर कल्पना तो आजीवन चलता है, 11 से शुरू हो जाता है, तो है ना। ध्यान रखेंगे ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। इससे पहले अवस्था में विकसित होता है क्या? क्या 5-6 साल का बच्चा कोई कल्पना करता है? सुने हो, 5-6 साल के बच्चे कल्पना में ऐसा हो जाऊंगा वैसे, बहुत नहीं बड़ा। अगला है जीन प्याजे के, ये हो गया ना। हाँ चलो, अगला सवाल है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी
विकास के किस चरण में होते हैं? किशोर विद्यार्थी। ट्राई करिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी किस चरण में होते हैं? और इसके लिए आपको पता होना चाहिए खास 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन जनरल शैशवावस्था को हम लोग 0 से 6 लेते हैं, ठीक है। 6 से 12 क्या लेते हैं? बाल्यावस्था। और 12 से 18 के बीच को क्या लेते हैं? किशोरावस्था। तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि किशोर विद्यार्थी विकास के कौन से चरण में होगा, उसको आप मैच करोगे जीन पियाजे के 4 चरणों को, तो कौन सा जुड़ेगा? आया सॉरी, ट्राई करो। गलत होगा तो होगा, लेकिन दिमाग का उपयोग करना है। जितना दिमाग का उपयोग करेगा उतना दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पर ए बी सी नहीं है, बल्कि ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। स्पष्ट हुआ? तो ध्यान रहे किशोरावस्था 11 से 18 के बीच है ना, तो ये उस समय में आदमी ये टाइप के स्तर पहुंच जाते हैं मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से। अगला सवाल है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अंडरलाइन करेंगे अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। ट्राई करो। एग्जाम में बार बार अलग तरीके से सवाल को पूछा जाता है और आप लोग को एक ही बार नहीं बोलना है। ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ, बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। अच्छा, चले क्या होगा? सांस्कृतिक उपकरण। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। और यहां पर सभी का एक ही नारा आ रहा है, ऑप्शन ए, लेव वाइगोट्स्की। आप लोग पढ़े हो, इसने कौन सा थ्योरी दिया है? SCL थ्योरी, ठीक है, सोशियो कल्चरल लैंग्वेज, है ना। अगला सवाल है, वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क, इसके अनुसार, वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? सहयोग द्वारा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि आप इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ZPD, पार्ड, स्केप फोल्डिंग, अंत व्यक्ति निष्ठता और खोजपूर्ण अधिगण। चलो, जोरदार सवाल है, ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। इस प्रश्न को 6 बार पूछा गया एग्जाम में। वाइगोट्स्की ने जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्या बोल रहे हो छाया, आप लोग ऑनलाइन में? तो यहाँ पर सही जवाब इसका ए नहीं है, बल्कि क्या है? बी, स्केप फोल्डिंग। तो पाड़ या ढांचा जानते हो, मैंने बताया था एक कुछ समय के लिए, यानी कि अस्थाई सहायता होती लेकिन थोड़े समय के लिए, और बहुत जरूरी होता है जिससे उसका कार्य जो है निष्पादित होता है। तो वर्तमान स्तर पर सहयोग द्वारा विस्तारित करना, यह कहलाता है स्केप फोल्डिंग। अगला सवाल, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, बच्चे अपने आप से करते हैं, उसे वाइगोट्स्की क्या कहते हैं? भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। मैंने वार्ता को लेकर, संवाद को लेकर बताया था प्राइवेट टॉक, है ना, सोशल टॉक, और एक आपका इनर टॉक। कोशिश करिए क्या होगा इसका सही जवाब। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवर्ड्स क्या बोलते हैं? अपने आप से करते हैं, मौखिक संवाद है वो, ठीक है, जो बच्चे अपने आप से करते हैं।
बाहर की चीजों को अपने आप से बात कर, अंदर से बाहर बात नहीं कर रहा है, बाहर की चीजों को सुन सुना के। जब पिक्चर के कई डायलॉग लोग को बच्चे लोग रटते नहीं रहते, अपने आप से बात करते हैं, उसी चीज को रटते रहते हैं, मौखिक चीजों को। तो यहाँ पर वो क्या होगा, ऑप्शन अभ्यर्थी ध्यान देंगे, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत वार्ता। क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट टॉक। इनर टॉक नहीं होगा, प्राइवेट टॉक। सोशल टॉक तो होगा ही नहीं। तो सोशल चीजों को वो क्या कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, वो हो गया व्यक्तिगत। चलिए, और जैसे मान लो बच्चे लोग शुरू शुरू में स्कूल जाते हैं तो वो नेशनल एंथम सीखते हैं ना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जनगण मन अधिनायक है। रोज स्कूल में जाते तो घर में प्रैक्टिस करेगा जनगण मन अधिनायक। तो प्रैक्टिस कर, अपने आप से बात कर, अपने आप से प्रैक्टिस कर, रिहर्सल कर, वो सब क्या होगा, व्यक्तिगत। चलो आगे क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली। ठीक है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा लड़की एक स्वयं से कहानी है, स्वयं से कहानी मत बोलो, स्वयं से कहती है, यहाँ पे ध्यान, स्वयं से कहती है। क्या कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यहां जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यहाँ जूता पूरा बन जाएगा। व्यक्तिगत वार्ता है, जोर से बोलना है, पाठ या ढांचा है, या अहम केंद्रित वार्ता है। प्रैक्टिकल सही था आपके, और आजकल सीजीटेट ऐसे सवाल पूछा रहा है, और शिक्षक भर्ती में भी ऐसे सवाल आएगा ज्यादातर, लाइफ है ना, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कह सकते हो। एक लड़की है 5 साल की, 5 साल की बच्ची, समझ लो 5 साल की बच्ची है ना वो। चलो मजेदार सवाल है, ट्राई करो, गलत होगा तो मजा आएगा मेरे को, है ना। क्या होगा इसका सही जवाब। और यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत वार्ता। भाई वो 5 साल की बच्ची है, उसके अंदर से तो कोई ज्ञान आएगा नहीं, अंदर से तो कोई विचार नहीं आएगा। 5 साल के लेके हम आज ही के अंदर से एकदम कोई विवेक शक्ति जागृत थोड़ा हुआ रहता है, कुछ नहीं, बाहर से जो सीखे उसे बार बार रट रहे हैं। वो जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटवाया नहीं रहता बच्चे, माँ पेरेंट्स लोग स्कूल स्कूल में कविता विता, तो वो अपने से बोल रही है ना, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यहाँ जूता पूरा बन जाएगा, ऐसा कुछ वो बात कर रही है। तो कौन सी बात कर रही है वो, व्यक्तिगत, है ना, प्राइवेट टॉक में आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, उदाहरण से बताइए। एक अध्यापिका, एक मैडम है, इनके द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, दिए गए सहयोग की सीमा को निर्धारित करना। दूसरा है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा और प्रकृति। डी है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है, अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। बड़ा ही धांसू और वजनदार सवाल, कोशिश करिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, आप लोगों को बताया था 3 गोला बना के। ये गोला तो खुद से कर सकता है, लेकिन तमन्ना है इस गोला या इस रेंज को प्राप्त करने का, लेकिन इस बीच में क्या होता है, गैप होता है, और ये गैप को अगर फुलफिल कर देंगे तो ये वाला रेंज को पकड़ लेगा। और इस गैप को फुलफिल करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक स्केप फोल्डिंग और दूसरा MKO, है ना, मोर नॉलेजेबल अदर, और स्केप फोल्डिंग। इन 2 माध्यमों से या 2 आधारों से इस रेंज को पकड़ सकते हैं। तो दोनों के गैप
ये तो इसको लेकर यहाँ पर दिया हुआ है, बताओ। कुछ नहीं, डेफिनेशन पूछा है वो, जेडपीडी का अगर डेफिनेशन पता होगा तो आप सही आंसर या सही ऑप्शन की ओर बढ़ सकते हो। और अभ्यर्थियों का रुझान मुझे दिख रहा है स्पष्ट, यहाँ पर ट्राई करिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले, यानी कि ये वाला जोन, तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर है, ये वाला जोन, इस बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, जेडपीडी। ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी, ये वाला। और पूरा कैसे होता है जानते हैं, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, ऑप्शन बी का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो डिफाइन करता है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा तथा या और सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर कहलाता है। स्पष्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से मिलती जुलती है। आप जानते हो ब्रूनर ने ए आई एस ई आई एस दिया, बताओ तो क्या दिया है। तीन उन्होंने अवस्था बताई ही, ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। उन्होंने जीन पियाजे से कुछ सीखा, जूनियर थे। उन्होंने कौन सिद्धांत दिया, ई आई एस, इनएक्टिव, उसके बाद इमेजिनरी और सिंबॉलिक, ठीक है। तीन कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, क्लास में सब बताया हूँ, अभी ट्राई करने आप लोग। इनएक्टिव स्टेज क्रियात्मक अवस्था, आइकोनिक स्टेज प्रतिबिंबात्मक अवस्था और सिंबॉलिक स्टेज संकेतात्मक अवस्था, तीनों अवस्थाओं को लेकर उन्होंने बताया। और इनमें से कौन सी अवस्था जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से मिलती जुलती है ना। प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है जीन पियाजे के किस अवस्था से जोड़ती, इमेज है ना, ये वाला प्रतिबिंबात्मक। रीजन की होगे तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और यहां पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये मिलता जुलता है किससे, प्रतिबिंबात्मक अवस्था से। क्लास में अच्छे से पढ़ाया हूं, उसको आप ध्यान रखना, रिवीजन के लिए नोट से। लास्ट आते हैं आज के सेशन का अगला सवाल। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, ब्रूनर के सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रतिबिंबात्मक अंतःप्रज्ञावस्था, क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। ट्राई करिए क्या होगा, कौन सा होगा जी। और यहां पर सही जवाब होगा ब्रूनर के संज्ञात्मक सिद्धांत का घटक नहीं। उन्होंने तीन बताए हैं, ई फॉर इनएक्टिव क्रियात्मक अवस्था, आई फॉर आइकॉनिक या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, एस फॉर सिंबॉलिक या ना प्रतीकात्मक अवस्था। तो यहाँ पर ये है और ये है, बीच वाला बच गया बी, ये नहीं है। ये अंतःप्रज्ञा अवस्था जीन पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने तीनों अवस्थाओं को लेकर जो है, या सॉरी जो तीन मनोवैज्ञानिक है, तीन मनोवैज्ञानिक के आधार पर आप लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मेरे साथ। अब इसका एडवांस क्वेश्चन लेकर मैं आऊंगा सैटरडे को, बन जाएगा। एक बार और रिवीजन कर लेना, तो फाइनल रिवीजन होगा मेरी ओर से, बन जाएगा। और क्लास में जितने लिखवाया हूँ उतने ही रिवीजन करें, है ना, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग का थ्योरी, बन जाएगा। नैतिक विकास को लेकर हम बात की, इससे पहले संज्ञानात्मक विकास पे बात किए थे, संज्ञानात्मक विकास को लेकर तीन मनोवैज्ञानिक पर चर्चा की। अब जो है नैतिक विकास को लेकर जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए है उस पर हम बात करेंगे, जिसमें हम कोहलबर्ग को सबसे पहले रखेंगे, चल जाएगा। और अभ्यर्थी जितने लोग अब तैयारी में विलंब कर रहे हैं उनके लिए खतरा है। आप लोग जितना जल्दी हो सके रिदम में आकर प्रैक्टिस करते रहो। टेस्ट सीरीज आपको दिलाना है इसी महीने से, और नए बैच की शुरुआत हो रही है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भैया आप लोग, ठीक है। क्लास चल रहा है, चलो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपलोड कर देना ना।